जस्ट होल्ड फॉर ना 2 minutes, ठीक है? ओके सर। Okay. Fine, perfect. So guys, what we have understood till now, एक second, ना. Hey Anushka, how are you? Hello Anushka. So guys, tell me, एक हम जब क्योंकि हम पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं, पर्सनालिटी समझने की कोशिश कर रहे हैं, there are two things which we have understood in post Freudian approaches. First was by कि कार्ल यंग ने बोला, क्या बोला था कार्ल यंग ने, कैसे ड्राइव होता है किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी या उसके डिसीजन मेकिंग कैसे ड्राइव होते हैं, कौन ड्राइव करता है उनको? एनीवन? Am I audible? यस सर। Okay. Excuse me, sir. Yes, Gurpreet. Sir, actually, I was absent in the last class because I had to go somewhere. So, can you just give a short brief of what you had taught in the last class? That's what we are trying to do. Okay. So guys, anyone, if anyone can tell me about कि कार्ल यंग क्यों पढ़ रहे हैं हम ये चैप्टर ही क्यों पढ़ रहे हैं, कोई बताएगा? To know about our personality. To know about your personality, okay. और Sir, to know about self, sir. to know about yourself, okay. In different situation, how we react. How we react and how the society or the how people react to the certain situations. Yes. Okay. So फ्रूड क्या बोलता है कि पर्सनालिटी कैसे ड्राइव होती है? क्या बोला फ्रूड ने? जो सिगमंड फ्रूड है, क्या बोला उन्होंने? So this is like a oral test. Yes, Suchi. क्या चीजें ड्राइव कराई इसने, फ्रूड ने? क्यों पढ़ा हमने फ्रूड को? तो क्या फ्यूल समझा के हिसाब से सर एडिट था सर, एक इद था सर, एक ईगो था और एक सुपर ईगो था सर। क्या था वो? What was that? क्यों था? सॉरी सर, आज मैं कहीं बाहर हूँ तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगी, मैं सुन लूंगी। I'm sorry सुची, आपकी आवाज कटी। सर आज मैं कहीं बाहर हूँ तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैं सुन रही हूँ क्लास में। अच्छा, सॉरी। okay, it's okay. You can type. Can you type on the chat box, Suchi? Is that fine? I hope so. Okay, guys, let's get it clear. हम यहाँ पर थ्योरेटिकल पढ़ने की कोशिश नहीं करते। थ्योरेटिकल पढ़ना होगा तो आप लोग बुक में पढ़ सकते हो। What we try to do here is in my class especially, we try to understand things.
when it comes to understanding of the concepts, how is going to be helpful in your class. Let's try to understand कि जब हम पर्सनैलिटी पढ़ रहे हैं, फ्लूइड को हमने पढ़ा, तो फ्लूइड ने बोला कि भैया पर्सनैलिटी जो है वो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस से ड्राइव होती है। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस मतलब कि आपका कॉन्शियसनेस और आपका अनकॉन्शियसनेस, या ये कैसे ड्राइव करता है आपकी पर्सनैलिटी को। तो जब इससे पर्सनैलिटी की जब हमने कॉन्शियसनेस पर बात करी थी तो हमने समझा था 3 कॉन्सेप्ट, which was id, ego and super ego। फिर हमने समझा कि id आपकी पर्सनैलिटी कैसे ड्राइव करता है, मतलब वो जो डेविल है वो आपके डिसीजन मेकिंग या आपकी पर्सनैलिटी को कैसे ड्राइव करता है, वो समझा हमने। ईगो में हमने समझा कि वो कैसे सुपर ईगो और id के बीच में सारा कॉम्बिनेशन बनाता है, उसमें जो भी स्ट्रॉन्ग रहेगा वो उस पर कंपैरिजन करेगा और उसके बाद उसका डिसीजन मेकिंग लेगा। और सुपर ईगो जो होता है वो मोरालिटी पे काम करता है, मतलब क्या सही है और क्या गलत है। सो बेसिकली इद और सुपर ईगो में जो भी स्ट्रॉन्ग रहेगा उसी तरीके से व्यक्ति अपना पर्सनैलिटी जो है वो प्रेजेंट करेगा दुनिया के सामने, बिहेवियर करेगा। एंड दैट्स वेयर वी कम टू अंडरस्टैंड कि इस बंदे का कॉन्शियसनेस क्या है, इसकी थॉट प्रोसेस क्या है, किस चीज पे ज्यादा ड्राइव करता है, ये इद पे ज्यादा ड्राइव होता है या सुपर ईगो पे होता है। इद पे अगर होता है तो ये बंदा जो है वो मोरल नहीं है, ठीक है, और अगर सुपर ईगो पे होता है तो ये मोरल ज्यादा है, ठीक है। और अगर ईगो पे होता है इसका मतलब कि ही एक्चुअली कंसीडर्स थिंग्स, ऑल द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स ऑफ थिंग्स एंड देन ही डिसाइड ऑन थिंग्स, राइट। सो ये हमने पढ़ने की कोशिश करी ये चीजें। इसके साथ ही साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट के स्टेजेस बताए उसने, फ्रूड ने, कि स्टेजेस में उसने बताया कि 5 अलग अलग स्टेजेस में बंदे की पर्सनालिटी डेवलप होती है जब वो डेवलपमेंटल स्टेज पर है। जब बच्चा बचपन से लेकर बड़ा हो रहा है तो 5 अलग अलग स्टेजेस हैं जिसपे उसकी पर्सनैलिटी का कुछ ना कुछ हिस्सा डिजाइन और डेवलप होता है, फिजियोलॉजिकली एंड साइकोलॉजिकली दोनों तरीके से, ठीक है। इसी में हमने पढ़ा था कि जो ईगो होता है, ईगो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस डालता है, ठीक है। तो ईगो जो होता है वो क्या करता है, सुपर ईगो की भी सुनता है, इद के भी सुनता है, बीच में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस डालता है और बहुत सारी चीजें जो ईगो करता है, जो आप करते हो उसको डिफेंस करता है कि मैंने ये किया तो इसके पीछे का एक कारण था। जब वो हमने पढ़ा तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा ईगो डिफेंस मैकेनिज्म, किस किस तरीके से ईगो अपने आप को डिफेंड करता है, अपनी बात को डिफेंड करता है, राइट। तो आप अगर कुछ काम कर रहे हो तो आप उस पे बोलते हो ना कि ओके मैंने ये जो किया मैंने सही किया, आई हैव डन दिस एग्जैक्टली करेक्ट, यही करना चाहिए था इस सिचुएशन में। सही या गलत बात की बात, जो चीजें आपके साथ सही है, आपके लिए सही है, वो जरूरी नहीं कि दुनिया के लिए सही हो, ठीक है। तो आप हर चीज को डिफेंड करने की कोशिश करते हो। ये चीज जब हमने पढ़ी कि पर्सनैलिटी जो है वो फिजियोलॉजिकली कॉन्शियस लेवल पर कैसे काम करती है, तो हमने फ्लूइड का कॉन्सेप्ट पढ़ा। फ्लूइड के कॉन्सेप्ट जब डिवाइड हुआ और फ्लूइड के साथ जो लोग जुड़े हुए थे कुछ लोग, उन्होंने बोला कि अदर देन दिस, अदर देन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, देयर need to be other aspects as well which we need to understand when we define when we define the personality, right। यहाँ पर हमने 2 कॉन्सेप्ट ऑलरेडी समझा। सबसे पहले हमने समझा कार्ल यंग की एम्स एंड एस्पिरेशंस थ्योरी। तो कार्ल यंग ने बोला कि भैया अदर देन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एवरी पीपल डिजायर बाय देयर एम्स एंड एस्पिरेशंस, कि मुझे जीवन में करना क्या है, मेरे एस्पिरेशंस क्या है। सो वो अपने डिसीजंस, अपनी पर्सनालिटी, अपना बिहेवियर जो शो करता है वो अपने एम्स और एस्पिरेशंस जो उसकी लाइफ के हैं वो ड्राइव करते हैं उसमें, ठीक है। इसके बाद हमने कार्ल यंग के बाद पढ़ा हमने केरन हॉर्नी का। केरन हॉर्नी के जब कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा तो हमने पढ़ा ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म में ये समझा उसने ये बताया कि और पर्सनालिटी डिफाइन होती है लोगों के पर्सनल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को लेकर, कि मैं कैसा शो करूंगा वो बहुत हद तक डिपेंड करेगा कि मेरे लोगों के साथ नेटवर्क कैसा है जिनके साथ मैं रहता हूँ, मेरे घर वाले कैसे हैं, मेरे घर वालों के साथ कैसा नेटवर्क या रिलेशन है। तो अगर आपका कभी किसी से झगड़ा हुआ है तो आपकी पर्सनालिटी एक अलग रंग दिखाती है, राइट। तो अगर आपका झगड़ा, सर ऐसा क्यों होता है कि मतलब आपका झगड़ा हुआ तो आप अपनी अचानक से बिल्कुल ही अपनी पर्सनालिटी चेंज कर लेते हो, जो पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव में आ जाता है। राइट, क्योंकि उस समय सबसे पहले कारण ये होता है कि आपका प्री एग्जिस्टिंग बिहेवियर जो है वो ब्लॉक हो जाता है,
और सिचुएशनल चालू हो जाता है। तो सिचुएशनल में ऐसा होता है कि, और इसी चीज को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे महात्मा लोग जो काम करते हैं, क्या होता है कि आपका एग्जिस्टिंग पर्सनैलिटी जो है वो थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो जाती है, आपका कॉन्शियसनेस जो है वो थोड़ी देर के लिए बंद हो जाता है, काम करना बंद कर देता है, एंड देन पीपल एक्चुअली गेट्स ड्रिवन बाय देयर अनकॉन्शियसनेस, स्पॉन्टेनिटी की अभी के जगह सिचुएशन के हिसाब से दे स्टार्ट करते हैं। एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर एनी इस तरीके का रिलेशनशिप जो खराब होते हैं, वहां पर ये चीज बहुत इफेक्ट डालती है। इसलिए रिलेशनशिप्स जब खराब होते हैं तो होता है ना कि जब झगड़ा हो रहा है तो हम एक छोटे से समय के लिए पूरी चीजें, अच्छी चीजें भूल जाते हैं कि इस बंदे ने क्या क्या अच्छा चीज किया हमारे लिए, और हम उस 10 मिनट 15 मिनट की खराब बिहेवियर को, जो कि स्पॉन्टेनियस होता है जनरली, उसको लेकर उसको जज करने लगते हैं, राइट। तो पर्सनैलिटी यस सर। हमने जब भी पर्सनैलिटी पढ़ा तो हमने क्या पढ़ा सबसे पहले, कि पर्सनैलिटी जो है वो ओवर द लॉन्ग पीरियड में सेम टाइप का बिहेवियर होता है, ओवर अ लॉन्ग पीरियड। तो अगर कोई बंदा शॉर्ट पीरियड के लिए चेंज हो रहा है, दैट डज नॉट मीन कि उसकी पर्सनैलिटी, राइट, गॉट द पॉइंट। यस सर। सो गाइस, थोड़ा सा ध्यान देना है क्लास में, समझने की कोशिश करनी है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है। And after Karen Horney, now we are going to study about Alfred Adler. So Alfred Adler ने बोला कि यार जो पर्सनल, ये सर्चिका, so Alfred, yeah. So we are going to start another topic. So can I please ask the doubts from the past topics? Yes, okay. So can you please explain the anal state and genital state? Okay, sure. Can anyone help Archita here? Guys? Sir, can she repeat what she? So I'm she is asking. asking about the stages of personality development, जहाँ पर हमने anal stage पढ़ा था. What was that? Can anyone tell? And anal state and genital state. क्या था उसमें, stages of personality development का क्या हिस्सा था, क्यों हो रहा था वो? Yes. Anal stage is the stage after oral stage in the पहले life. तो ये बताओ क्यों, क्या है उसमें, why we are studying this stages development? This is the stage development of personality in an individual. So Okay. so in an anal stage, it is the lifespan of a child of 2 to 3 years, where he or she gets to know about their body functions and tries to understand and control them. Like a child tries to control their urinal and anal functions, and gets to know that yes, this is the right time. And when child started controlling their activities, when Body child function. is able to control, when child starting able to control their activities, their body functions. Like sir also give an example of feeling. आपने बताया था एक छोटा बच्चा होता है तो सबसे पहले क्या करता है? तो द आइडिया हियर इज कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कुछ स्टेजेस होते हैं फिजियोलॉजिकली, ठीक है, फिजियोलॉजिकली एंड साइकोलॉजिकली कुछ स्टेजेस होती हैं जब बंदा डेवलप कर रहा होता है, जब ह्यूमन बॉडी डेवलप कर रही होती है, उसके साथ साथ कुछ स्टेजेस में डेवलप करती है। ये एकदम अचानक से ऐसा नहीं होता कि कल कुछ और था आज कुछ और हो गया, ठीक है। पूरी लाइफ अपन ने पढ़ा है, हर चीज की पर्सनैलिटी जो है या बिहेवियर जो है वो सीखा जाता है, लॉन्गर पीरियड के लिए चलता है, ये सारी चीजें हमने बात करी है, रिमेम्बर, राइट।
तो पर्सनैलिटी किस तरीके से डेवलप होती है किसी व्यक्ति के अंदर, उसके 5 स्टेजेस। सबसे पहले है ओरल स्टेज। जब बच्चा पैदा होता है सबसे पहले वो क्या करता है, वो अपना माउथ यूज करता है, चाहे वो कोई खिलौने खिलौने को मुंह में डालता है, दूध पीता है, ठीक है। तो वो ओरल स्टेज होता है जहां पर उसको ये पता समझ में आ जाता है कि भैया अगर मुझे फीड करना है अपने आप को तो मुझे मुंह चलाना पड़ेगा, रोने के लिए भी मुंह चलाना पड़ेगा, राइट। भूख लगेगी, खाना मांगना है, दूध मांगना है तो रोना पड़ेगा। दैट इज ओरल स्टेज ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जहां पर वो ये सीखता है कि अगर कुछ मांगना है या कुछ चाहिए तो उसके लिए अपना मुंह जरूरी यूज करना पड़ेगा। और द पीरियड हम ये चीजें भूलने लगते हैं धीरे धीरे। और द पीरियड हमें सोचने लगते हैं कि हमारे पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमें ये चीजें देना बिना मांगे। यार हर बार मुझे बताने की जरूरत क्यों पड़नी चाहिए, वो खुद क्यों नहीं समझ सकते। नॉट ओनली पेरेंट्स बट अदर्स एज वेल। तो मेरे फ्रेंड्स क्यों नहीं समझ सकते। बेसिक पर्सनैलिटी स्टार्ट ही ओरल से होती है, ओरल स्टेज से, जहां पे आप मांग रहे थे चीज, ठीक है। सो आप सो दैट वाज एन ओरल स्टेज। इसके बाद बच्चा जब बड़ा होता है तो वो अपने कंट्रोल सीखता है अपनी फिजिकल बॉडी के ऊपर, ठीक है। तो फिजिकल बॉडी को कब कैसे कंट्रोल करना है वो सीखता है एनल स्टेज में, ठीक है, जहां पर वो अपने टॉयलेटरीज को हैंडल करना सीखता है, ठीक। यहाँ पर अगर उसको पॉटी आ रही है तो वो कंट्रोल करना सीखता है, वो बताता है, ठीक है। उसके पहले उसका वो कंट्रोल नहीं रहता, ठीक। इसके बाद आता है फेलिक स्टेज। तो फेलिक स्टेज में जो छोटा बच्चा होता है 12-13 साल के आसपास की एज होती है, 6 से 13 साल के आसपास की, वहां सॉरी 3 से 4 साल 5 साल की जो एज होती है, यहाँ पर बच्चा क्या करता है, यहाँ पर वो ये सीखना शुरू करता है कि मेल और फीमेल क्या है, ये लड़का है ये लड़की है, मैं लड़का हूं मैं लड़की हूँ। ये जो सीखना वो स्टार्ट करता है वो फेलिक स्टेज पे करता है, डिफरेंशिएशन बिटवीन मेल एंड फीमेल। और इसके साथ ही साथ इन्फेचुएशन सीखना स्टार्ट करता है टुवर्ड्स जेंडर, अनदर जेंडर। और खासकर इसमें क्योंकि अब उस बच्चे के सबसे क्लोजेस्ट अनदर जेंडर जो है उसके मदर या फादर होते हैं, ठीक है। तो एक अगर लड़का है तो ही द क्लोजेस्ट जेंडर जो ऑपोजिट जेंडर है वो उसकी मम्मी है, राइट। लड़की है तो उसके फादर हैं। इसलिए अपन कई बार अपन ने सुना भी होगा कि लड़कियां जो होती है वो फादर की ज्यादा चाहती होती है, is because that particular personality develops at the phallic stage, ठीक है। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स एक बार आप पढ़ लेना, सिंपल। लेटेंसी स्टेज, यस अर्चिता। तो ये सब मैंने पढ़ा, वो बिल्कुल था। आपने जब यहाँ यूज किया ना कि जहाँ बच्चे अपने पेरेंट्स की टुवर्ड सेक्सुअल जो भी होता है एक्टिविटीज फील करने लग जाते हैं, ये और जो कि ऑडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में बताया गया है, सर ये सिर्फ पेरेंट्स के और टुवर्ड्स ही होता है या किसी के भी टुवर्ड्स हो सकता है? दिस इज बेसिकली टुवर्ड्स अनदर जेंडर। अनदर जेंडर, ओके। तो यहाँ पर सिर्फ पेरेंट्स का एग्जांपल क्यों दिया रखा ना ज्यादा कि हाँ, क्योंकि पेरेंट्स और ये एक्सट्रीम केसेस हैं, ऑडिपस और इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स जो है ये एक्सट्रीम केसेस है, इसलिए उसका एग्जांपल दिया। ओके ओके, आपने यहाँ पर पॉइंट यूज किया कि सबसे पहले वो सबसे करीब उनके पेरेंट्स ही रहते हैं। yes, तो लड़की हो तो अपने पापा की तरफ, तो पापा की परी, आपने एग्जांपल यूज किया था, लड़का हो तो अपनी मम्मी की तरफ। ओके right. ये लेटेंसी स्टेज में बाकी सेक्सुअल अर्जेस स्टार्ट होते हैं, फिजिकल ग्रोथ स्टार्ट होता है, वहां से चीजें अपन समझना स्टार्ट करते हैं। जेनिटल स्टेज में अपने जेनिटल्स जो है वो थोड़े से और मैच्योर होते हैं, दूसरे जेंडर की तरफ सेक्सुअल अपील से स्टार्ट होती है जो लेटेंसी स्टेज में कम हो जाती है, ठीक है। So this is what the 5 stages of personality development। तो अब लोग बच्चे हर स्टेज में कुछ नया सीख रहे होते हैं, कुछ नई चीजें सीखते हैं, कुछ नए तरीके से चलते हैं। इस कारण से जब हम समझने की कोशिश करते हैं कि एज अप्रोप्रिएट क्या चीजें होनी चाहिए, तो एक 12-13 साल के बच्चे की एज में क्या चीजें होनी चाहिए और एक 6-7 साल के बच्चे के बीच के अंदर क्या क्या बातें होनी चाहिए, वो हम यहीं से डिफाइन करते हैं उसकी पर्सनैलिटी। तो यहाँ पर अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है कि एक 6 साल का बच्चा अगर इतना मैच्योर हो रहा है समझने को जो उसको 13-14 साल में समझना चाहिए था, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। ये हम समझते हैं इसके लिए, ठीक है। ओके, कमिंग बैक टू अल्फ्रेड एडलर। तो अल्फ्रेड एडलर सेड
कि ओके बाकी सारी चीजें तो ठीक है, बट देयर इज एन इंडिविजुअल साइकोलॉजी एज वेल. सो पीपल एक्चुअली जो बिहेवियर उनका होता है, इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द पर्पस एंड गोल ऑफ लाइफ. कि मेरी लाइफ का क्या गोल है, मेरे पर्सनल गोल्स क्या हैं, वो मुझे मोटिवेट करते हैं. और मेरी जो पर्सनैलिटी डिजाइन या डेवलप होती है वो उस पर्सनल गोल को अचीव करने के लिए डेवलप होती है. किसको किसको ऐसा है कि मुझे लाइफ में एक पर्टिकुलर चीजें करनी है एंड यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर दैट. एनीवन हियर? ठीक है. अब आपकी जो पर्सनैलिटी, आप समझो कि आने वाले समय में, या क्योंकि आप कंटिन्यूसली उस चीज के लिए काम कर रहे हो, ठीक है, तो आपकी पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं आपके उस गोल के साथ एसोसिएट होगी या नहीं होगी? क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो इट वुड बी हार्ड टू अचीव दैट पर्टिकुलर गोल. यस और नो? यस सर. Yes, sir. एवरीवन गेटिंग द पॉइंट? Yes, sir. Fine. So everyone, and the other point here was कि everyone suffers from the feeling of inadequacy and guilt. हर किसी को ये लगता है कभी ना कभी किसी ना किसी समय पे कि यार I could have done much better with my life. I could have achieved n number of things अगर मैंने सही समय पर सही तरीके से चीजें चालू की होती. Every person, either a successful or non-successful, will think of this as an inferiority complex. बोलते हैं इसको. I could have done like something great in my life, or I am inferior to that particular person. जब हम किसी से कंपैरिजन करते हैं अपने आप, तो हम क्या करते हैं, यार वो मुझसे ज्यादा जो है वो बेटर है, मैं उससे थोड़ा सा खराब. या I could have scored 99% अगर मैंने और मेहनत की होती. I could have passed अगर कोई फेल होता है, I could have passed अगर मैंने मेहनत की होती. और जिसके 70% आए, I could have scored 99%. राइट? जिसने 99% लाए हैं वो ये सोच सकता है कि यार I could have enjoyed the 11th and 12th of my life जो मैंने नहीं किया था. और ये तुरंत नहीं होगा. ये कब होगा? जब वो कभी अपना पुराना एक्सपीरियंस याद करने की कोशिश करेगा, या उस 99% से उसको कोई वैल्यू नहीं मिलेगी और उसको लगेगा कि यार इससे अच्छा तो मैं शायद I could have lived that happy moments of my school days, right? So every person suffers from the feeling of inadequacy and guilt. That is known as inferiority complex. और inferiority complex कहाँ से आता है? Generally childhood से आता है. बचपन से ही ये चीजें स्टार्ट हो जाती हैं. एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए दिस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नीड टू बी टेकन केयर ऑफ. एनी पर्सन, जितनी जल्दी कोई बंदा ये समझ पाए कि इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से बाहर कैसे आया जा सकता है एंड प्रोडक्टिवली काम कैसे किया जा सकता है, वो उतना बेटर होता है उस बंदे के. अल्फ्रेड एडलर समझ में आया? सो ही सेड अबाउट लाइफस्टाइल एंड सोशल इंटरेस्ट. मुझे क्या करना है लाइफ में, पर्पस क्या है मेरी लाइफ का, उससे पर्सनालिटी गवर्न होती है. फोर्थ वाज एरिक फ्रॉम. सो एरिक फ्रॉम ने क्या बोला? एरिक फ्रॉम ने बोला भैया सोसाइटी कंसर्न्स. ये वही बातें हैं जो आपको आपके पेरेंट्स हमेशा से बोलते आए हैं. ठीक है. तो ही सेड कि ह्यूमन बीइंग्स आर सोशल एनिमल्स. दैट्स कंप्लीटली फाइन, राइट? And there's always a desire for freedom. मुझे ग्रोथ चाहिए, मुझे फ्रीडम चाहिए, मैं अपनी पोटेंशियल मेरी क्या है वो समझना है. जस्टिस और ट्रुथ जो है उसकी तरफ व्यक्ति हमेशा जाने की कोशिश करता है, और ये चीजें उसकी पर्सनालिटी को गवर्न करती है. ठीक है. तो in contrast to Freud's biological orientation, Fromm developed this theory from a social orientation. He viewed human beings as basically social beings who could be understood in terms of their relationship with others. Okay, so human beings are social beings, right? और उनका बिहेवियर या उनकी दूसरों के साथ किस तरीके की रिलेशनशिप है उससे आप उसको समझ सकते हो. प्लस ही ऑल्सो सेड कि ग्रोथ और रियलाइजेशन is again very important point when it comes to the personality development.
तो अगर कोई व्यक्ति जो है वो ग्रोथ की तरफ काम कर रहा है, तो जस्टिस और ट्रूथ खोजने की तरफ काम कर रहा है या कोशिश कर रहा है, तो उसकी पर्सनैलिटी जो है वो ज्यादा अच्छी, ज्यादा बेहतर निकल कर आएगी। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एक हिस्सा जो एरिक फ्रॉम ने बताया वो जस्टिस और ट्रुथ था। ठीक है, किसी को कोई डाउट यहाँ पर? यस, नो, हाँ, ना? यस, ऐसा लग रहा है कोई मार के बैठा दिया क्लास में। पक्का? मान लो मैं, आप बोल रहे हो तो। सर इतनी दूर से कैसे मैं बताऊंगी? ओके, नेक्स्ट इज फ्रॉम एरिक एरिक्सन। एरिक एरिक्सन अगेन सेड, जो हमने ह्यूमनिस्टिक पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, आप जब बाद में पढ़ोगे। सो एरिक एरिक्सन सेड कि देयर इज अ सर्च फॉर आइडेंटिटी फॉर एवरी पर्सन। एवरी पर्सन स्टार्ट्स फाइंडिंग हिज और हर आइडेंटिटी। बनाने की कोशिश करते हैं हम अपनी पहचान। यस और नो? ऐसा होता है क्या यस सर। गाइस? हम कोशिश करते हैं अपनी पहचान बनाने की दुनिया में, अपना Yes, नाम sir. बनाने की, अपनी एक वैल्यू क्रिएट करने की, एक ऐसा बनाने की कि यार ऐसा कब होगा जब मेरी बातों को सुना जाएगा इस घर में। किसको किसको लगता है ये? एक, दो, बाकी लोगों को नहीं लगता कि यार कब मैं इतने बड़ा होऊंगा या बड़ी होंगी, या मैं क्या अचीव करूंगी लाइफ में जब मेरे घर वाले मेरी बात सुनना चालू करे, मेरे बात की वैल्यू रखना चालू करे। मैं हमेशा कुछ बोलती कुछ हूँ पर उसको माना नहीं जाता इस घर में। मैं चाहती कुछ हूँ बट उस पे उसको उसको माना नहीं जाता। कभी तो ऐसा हो कि लोग सुने मेरी बात, समझे मेरी बात, मेरी बात की वैल्यू रखे, मेरे डिसीजंस की वैल्यू हो। पर सर ऐसा होता नहीं है। गुड पॉइंट। तो हमारे साथ आज तक नहीं हुआ ये, बट ये चाहत तो सबकी होती है, राइट? एवरी वन पर्सन फाइंड्स एन आइडेंटिटी। ये तब होता है जब आप, फॉर एग्जाम्पल, आपकी शादी होगी, आपके बच्चे होंगे, आपकी फैमिली बनेगी, और तब आप जब अथॉरिटेटिव पोजीशन पे जाओगे तब थोड़ा सा ये होने लगेगा। बट जैसे आपके बच्चे बड़े होंगे तो आपको लगेगा कि यार ये मेरी सुनता ही नहीं है, आई हैव अगेन लॉस्ट इट, जो अभी आपके पेरेंट्स को लगता होगा। तो आपको भी वही चीज लगती है राइट नाउ, और आपके पेरेंट्स को भी वही चीज लगती है। ठीक है? सो Eric Erikson said कि there is a search of identity, search for identity of every person, and अगर ये आइडेंटिटी नहीं मिल रही है ना, अगर ये आइडेंटिटी नहीं मिल रही है तो उससे होता है आइडेंटिटी क्राइसिस। अब आइडेंटिटी क्राइसिस जब होता है जिसमें व्यक्ति को यह रहता है कि यार मेरी कोई पहचान नहीं है, लोग मुझे किस नाम से जानेंगे। हु विल क्राई व्हेन आई डाई, ये एक बुक है, बहुत अच्छी बुक है, अगर किसी ने पढ़ा हो या पढ़ना चाहो तो। हु विल क्राई व्हेन यू डाई, बुक बाय रॉबिन शर्मा। रॉबिन शर्मा से। हाँ देखिए, यस, ठीक है, पढ़ा है आपने? किसने? I am not into self-help books like Robin Sharma, but I know him. Yes. Right. So which kind of books you read? More like philosophy. Yeah, I've been Philosophy? reading philosophy. Yes. Okay, which one? Abhi I am reading Albert Camus' The Outsider. Wait. यार टाइम टाइम मिल जाता है आप लोग को पढ़ने को? सर मैं अभी तो क्या छुट्टियां चल रही थी ना, तो आई वॉज एबल टू मेक टेक आउट। बाकी मेरी स्कूल बहुत दूर है, तो व्हेन आई एम इन द बस तो आई रीड इट। अच्छा, देखो मेरे पास ना इतनी सारी बुक्स हैं। एक का, अरे ये कुछ बुक्स हैं, और इसमें से मैंने कितनी बुक्स, ये तो कुछ है, मतलब नीचे और रखी हुई है। सर आपने साइकोलॉजी विद मनी जो बुक है वो पूरी पढ़ ली? पूरी 4 पन्ना पढ़ा है, और वो बुक खरीदे मुझे कम से कम 6 महीने से ऊपर हो गए। सर वो बुक कैसी है, मतलब रिव्यू? आई बुक आल्सो वांट टू बहुत परचेज। बुक बहुत अच्छी है,
आपको ये समझ में आएगा कि दुनिया पूरी जो है वो साइकोलॉजी के दम पे चल रही है. इट्स नॉट ओनली द ह्यूमन माइंड और ह्यूमन थिंग जो आप पढ़ते हो, उसमें पूरी दुनिया आप किस तरीके से साइकोलॉजी के बेसिस पे चल रही है वो आप उसमें समझ पाओगे. एंड दैट्स अ ब्यूटीफुल बुक in terms of understanding money, in terms of understanding psychology. देखो इसमें एक बुक सर है. आपने पावर पढ़ी है? क्या पावर कौन सी? सर बुक है ना, इट इज मोर अबाउट साइकोलॉजी एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन. दिस वन या नहीं पढ़ी है, खरीदी हुई है. द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी. But actually वो ज़्यादा अच्छे से लिखी भी नहीं है, Power of the Subconscious Mind. I started reading it and it was not really interesting. Even though जो शुरू- बात कर रखी है, I understood the बात जो कर रखी है, but the writing style is not really. शुरू में थोड़ा सा ऐसा है इस बुक में, इज नॉट सो, खासकर जो जिनको वो बुक्स पढ़ने की आदत है ना, रोमांटिक नॉवेल्स इस टाइप की, उनको थोड़ा सा ना स्टोरी नहीं आएगी, मतलब पॉइंट्स आर गुड. उसके बाद मैंने एक बुक ली थी, हाउ टू टॉक टू किड्स सो दे लिसन एंड हाउ टू लिसन सो दे टॉक. ब्यूटीफुल बुक in terms of parenting, in terms of asking others to talk, in terms of counseling में भी बहुत हेल्प करती है ये बुक. अगेन खरीद के रखिए. No, sir, I was talking about The Power by Rhonda Byrne. सर बुक पढ़ते पढ़ते बोरिंग नहीं लगता सर? Secret. भाई पढ़ ही नहीं पा रहे हैं. द सीक्रेट. Yes. द सीक्रेट इज अ गुड. इट हैपेंस, मेरे साथ हुआ है वैसा. देन वी हैव एरिक बर्नी की बुक है गेम्स पीपल प्ले. ब्यूटीफुल बुक ऑन साइकोलॉजी, बट थोड़ा सा थियोरेटिकल हो जाता है तो कुछ बहुत लोगों को समझ नहीं आती है. अगेन नहीं पढ़ी है मैंने. So good they can't ignore you. So again a fantastic book in self help. आदि पढ़ी है. ये दोनों पढ़ ली है. श्योन ऑफ इसको आपको पूरा पढ़ लिया है. द सेवन सीक्रेट्स ऑफ शिवा नहीं पढ़ी है. एक्चुअली सर राइट ऐसी नाउ मैंने 20 बुक और है. यस. अभी मैंने 10-15 नॉवेल्स या बुक्स टाइप के मंगाए थे, बट उसमें से बस एक ही पढ़ पाई. 10-15 एक साथ मंगा लिया. यस सर, वो ऑफर था अमेज़न पे, मैंने हाँ. मंगा लिया. ये भी ठीक है. ओके. सो एरिक एरिक्सन का यही बात कहना था. It lays stress on rational consciousness, ego processes and personality development. Rational consciousness मतलब कि हर चीज के पीछे एक कॉन्शियसनेस, एक रैशनैलिटी देने की कोशिश करता है दिमाग, राइट? एंड दैट हेल्प्स इन द पर्सनालिटी डेवलपमेंट. आइडेंटिटी क्राइसिस का कॉन्सेप्ट दिया एरिक एरिक्सन ने, जिसमें उसने ये बोला कि अगर एक बंदा जो है उसको उसकी आइडेंटिटी नहीं मिलती है लाइफ में, तो वो उसके लिए उसकी लाइफ में बहुत सारी इश्यूज और प्रॉब्लम्स लेकर आता है. इसलिए he also argues that young people must generate for themselves a central perspective in a direction that can give them a meaningful sense of unity and purpose. So a person who is young should start working on a direction, a goal, so that that will give a meaning and purpose to that life, and that meaning and purpose would eventually help in or her in the personality development and career development as well. So आप में से जिसके भी अगर लाइफ में गोल्स नहीं है, तो स्टार्ट फाइंडिंग दैट. as soon as you find, as soon as you start working on that, बहुत सारी लाइफ में चीजें अपने आप स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी. यस सर. लाइफ में सब कोई मतलब किसी पर्पस के लिए ही जीता है, या मतलब ऐसे भी कोई होगा जो विदाउट पर्पस भी ऐसा Okay. होता है? Almost if a person is sane मतलब दिमाग से ठीक ठाक है, राइट? So there has to be there must be a purpose. अगर पर्पस नहीं है, that would lead to a lot of anxiety, lot of psychological disorders. अगर पर्पस है, जैसे बचपन से सुना होगा आपने, खाली दिमाग शैतान का. यस सर. सुना है? It's because Yes, that खाली दिमाग does not give you a purpose to live.
दैट खाली दिमाग डू नॉट हैव, यार अगर सोच लो आपके पास कोई काम नहीं है दिन भर में, आपको कुछ पता ही नहीं है कि आज मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, और दिन भर आपको मैं एक जगह बैठा कर रख दूं, कुछ नहीं करना, सिर्फ बैठे रहना है, ना बात करनी है, ना किसी से मिलना है, ना कोई काम करना है, ना कुछ पढ़ना है, ना मोबाइल देखना है, सिर्फ एक जगह बैठे रहना है, कैसा लगेगा? बहुत ज्यादा Sir, बोरिंग। boring. बहुत ज्यादा बोरिंग, बहुत ज्यादा बेकार, राइट? थोड़ी देर के बाद ऐसा लगने लगेगा कि यार ओह शिट, व्हाट इज हैपनिंग विद माय लाइफ, यू विल स्टार्ट फॉलिंग इन दैट एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, जो अभी हम पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स में। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, एग्जिस्टेंशियल ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपीज में एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में ये सारी चीजें पढ़ेंगे, जहां पर व्हाई आई डू एग्जिस्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ, क्या करूं मैं, अगर मेरी लाइफ में कोई पर्पस नहीं है, सुबह से शाम तक मैं दिन भर क्या करता हूँ मुझे समझ नहीं आता, एंड दैट विल क्रिएट अ एंजाइटी, दैट विल क्रिएट डिप्रेशन, that would create a lot of psychological disorders. So दिमाग जो है इसको कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव देते रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर नहीं दोगे तो समझ लो कि बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स विल स्टार्ट, you will start feeling there's no purpose to life, and when this happens generally people suicide. जिसको ये नहीं पता होता कि मुझे अपनी लाइफ में आगे क्या करना है, those are the people who generally in most of the cases suicides. ओके सर। ठीक है, so having a goal, having an identity is one of the very important reason of why human exist. Always a person with no goal reaches nowhere. यस सर। ठीक है, और इसमें कभी कभी अपन कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, कॉन्सेप्ट बनाया है मैंने सेल्फ माइंडसेट के ऊपर पे, द ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। और जब क्लास लेते रहो ना आप स्कूल में, तो ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट अपने आप बनते हैं। द ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट व्हिच सेज कि सक्सेस और फेलियर, हाउ प्रैक्टिकली इट ऑल डिपेंड्स ऑन द माइंडसेट। अपन याद दिलाना कभी, स्पेशली चैप्टर खत्म होगा ना तब अपन बात करेंगे, या मैं वीडियो बना दूंगा उस पे तो यूट्यूब के लिए। इट्स अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट व्हिच एवरीवन शुड अंडरस्टैंड। फाइन, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। यस फिजा। Sir, does this concept has like more meaning for the Western societies because वहाँ पर ज़्यादा individualistic approach होता है about a person and not a very social वो approach to study और approach होता है as like grow करने का एक इंसान का. So does this apply more on the Western cultures and not on the Indian culture? See, every human being is derived or derived by self truth. Every human being, ठीक है। अब वो जनरली कलेक्टिविस्टिक में क्या होता है कि आपको एक ऐसी चीज मिल जाती है जिसमें आपका टाइम पास हो जाता है, तो a person don't sit down and start thinking about his or her personal growth, and that's the reason why people don't grow. Collectivistic environment में ऐसा होता है कि people don't work on their goals or their growth, and that is one of the biggest reason why Indian villages जहां पर बहुत ज्यादा कलेक्टिविज्म होता है वहां पर ग्रोथ आज भी नहीं हुई है, even after 70 years of independence. Whereas a individualistic society की ग्रोथ बहुत ज्यादा हुई है, right? It's because these people are more driven by their own personal goals rather than investing or wasting time in the collectivistic environment. राइट? तो एक बंदा जो घर में अकेला बैठा हुआ है शाम, उसके पास कोई काम नहीं है, कोई दोस्त नहीं है जिससे वो जाकर मिलेगा या बात करेगा या टाइम पास करेगा, उसकी ग्रोथ कैसे होगी? क्योंकि वो तब उसके दिमाग में आएगा कि यार और क्या करूं और क्या करूं और क्या सीखूं और क्या चीजें। या तो एक बंदा अपना टाइम वेस्ट करेगा सोशल मीडिया पे या नेटफ्लिक्स पे, राइट,
या तो वो बंदा अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे काम करेगा. सो फ्रॉम लास्ट 8 years I have worked on my self improvement rather than being more of a collectivistic person. And there are people of my age group और ज्यादा बड़े हैं मुझसे जिनको ये रहता है कि यार शाम को हमने 4 बजे तक 5 बजे तक काम कर लिया, इससे ज्यादा हमसे ना हो पाएगा, अब तो हमें दोस्तों के पास जाना जरूरी है. My second half of the day should only get into that जहां पर मुझे ग्रोथ से मतलब उतनी नहीं है. ठीक है, तो they still will always be in that mediocre zone of their life with respect to a person who is actually working on his own self improvement. Got the point, Fiza? कोई काउंटर है इस पे आपका? नहीं सर, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन था. So, yes, Karishma? सर जो एज होती है टीनेजर्स वाली, उसमें अलोन होना ज्यादा बेटर है या ग्रुप सर्कल? मतलब पर्सनली अगर मैं आपसे पूछूं आपके एक्सपीरियंस पे जो देखो, अप्लाई करना चाहिए स्टूडेंट को. I will say here both are equally important at this age में, but the only thing is कि what you are doing with that. So if you are being alone and if you are working on your self improvement or self development, brilliant, there is nothing better than that. But if you are being alone and you are actually not working on your self improvement, then उससे बुरा कुछ नहीं हो पाएगा, because that will again start you to take you towards the anxiety side, disorder side. ठीक है, जहां पर आपको अकेलापन फील होगा, आपको लोनलीनेस फील होगी, आपको ऐसा लगेगा कि यार क्या कर रही हूँ मैं लाइफ में, कोई नहीं है मेरा, कोई दोस्त नहीं है. ठीक है, सो एनी पर्सन हु हैज एक्चुअली, और ऑब्वियसली बात है इसमें पर्सनालिटी का भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है. आप पर्सन जो इंट्रोवर्ट है उसके लिए ज्यादा इजी होगा अकेले रहना. अ पर्सन हु इज एक्सट्रोवर्ट उसके लिए बहुत मुश्किल है अकेले रहना, राइट? Plus, if you are working towards your self improvement here, it's good. Same goes with group as well. So if your group is someone or the group of people who are actually working on the improvement, group का improvement या individuals का improvement, अगर वो हो रहा है, अगर आप जब बैठकर बातें कर रहे हो सारे 4 दोस्त 5 दोस्त और उसमें improvement की बातें हो रही है, self growth की बात हो रही है, then that group will teach you a lot of things. जैसे हमारा ग्रुप है, इस ग्रुप में हम सारी तरीके की बातें करते हैं जिसमें ग्रोथ की बातें मोस्टली करते हैं. यस, ठीक है. यस ग्रुप, एक से मैं पहले पॉइंट खत्म कर लूँ अपना. सो अगर वो ग्रुप जो है वो डेवलपमेंट वाले लोग हैं, जो हर कोई अगर सेम थॉट प्रोसेस है कि यार हमें अपने डेवलपमेंट पे ध्यान देना है, अपनी पर्सनल ग्रोथ पर ध्यान देना है. अगर आपका एक ऐसा ग्रुप है जो पढ़ाई से एसोसिएटेड है मान लो, और सब पढ़ने वाले लोग हैं, तो जब आप उनके साथ पढ़ने बैठोगे तो पढ़ाई पे बातें होंगी, डेवलपमेंट पे बातें होंगी. वेयर एक दूसरा ग्रुप है जो उतना एसोसिएटेड नहीं है पर्सनल ग्रोथ से, बट आप हो, तो धीरे से क्या होगा कि आपका भी एसोसिएशन उनके साथ खराब होगा, एंड दैट विल अगेन लीड टू साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. सो बोथ ग्रोथ ग्रुप एंड इंडिविजुअल बोथ आर इम्पोर्टेंट, बट डिपेंड करता है कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, बातें क्या हो रही हैं इंडिविजुअली या कलेक्टिवली. यस ग्रुप. सर देयर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, वो ना बहुत एंजाइटी लेती है ऐसे कि पढ़ाई कर लूँ मैं, पढ़ाई कर लूँ, पर जब पढ़ाई करने की बात आती है तो वो करती नहीं है. एंड जब एग्जाम्स होते हैं तो 1-2 दिन पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेती है, एंड
बहुत, फिर उस टाइम पे तो ऑफ कोर्स करती है, बट पहले जैसे फोन चलाना एंड सीरीज, तो उसका ग्रोथ स्ट्रक्चर क्या होगा? क्योंकि वो एंजाइटी भी ले रही है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना चाह रही है, बट कर नहीं पा रही है See, somehow. यस, सो सबसे पहली चीज, अभी हम आगे फिर इसको पढ़ेंगे इस चीज के कॉन्सेप्ट को भी, जहां पर हमने ये समझेंगे कि कौन सी चीज ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, तो अगर मेरा सेल्फ ग्रोथ का कॉन्सेप्ट मेरे अंदर जो है वो ज्यादा स्ट्रांग अगर होगा, तो मैं उन सारी चीजों को साइड कर दूंगा जो कि मेरे उस सेल्फ ग्रोथ के साथ, उस गोल के साथ अलाइन नहीं कर रही। बट अगर वो कमजोर होगा तो क्या होगा कि ठीक है ना, कर लेंगे, आज फोन चला लेते हैं, वो डिसिप्लिन नहीं आता उसमें। तो उसमें एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ बनाना अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये एक दिन में नहीं होता, राइट। प्लस सिर्फ हर बार ऐसा नहीं होता कि इंडिविजुअल अपने दम पे ही सब कुछ कर लेगा। कई बार उसको वैसा एनवायरनमेंट, वैसे लोग, आसपास की चीजें भी वैसी चाहिए होती हैं, which helps him or her in that growth. I hope I answered. Yes sir, thank you. सर आप इंट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट पर्सन कहते हो, मतलब जब मैं अकेले होती हूँ तो मुझे अकेले रहना बहुत पसंद है, मैं एक 24 आवर अकेले रह सकती हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। जब मैं ग्रुप में आती हूँ तो मैं ग्रुप जैसी भी हो जाती हूँ। तो मैं किस टाइप की पर्सन होंगी अगर मैं कभी सोचूँ तो? आपने मतलब मैं आपने हर सोसाइटी में। got the point. आपने कभी स्टेज पे कोई परफॉर्मेंस किया है? यस सर, ऑलवेज। क्या किया? डांसिंग, सिंगिंग, गेम्स, ओके, एंकरिंग। एंकरिंग भी किया है। हाउ यू फेल्ट दैट? स्टार्टिंग में नर्वस होता था, फिर तो नॉर्मल। ओके, और जब आप अकेले होते हो तब आप क्या करते बुक्स पढ़ना, सॉन्ग सुनना, या मतलब शांति में मेडिटेशन करना, या मतलब बिल्कुल शांति में बहुत पीस फील होता है। हो? डू यू हाँ बिल्कुल एंजॉय, डू शांति। यू एंजॉय दैट? यस सर। एंड डू यू एंजॉय दोस्तों के साथ बहुत मस्ती करना? यस सर, बट ज़्यादा नहीं है, मतलब कम, ज़्यादा उतना ज़्यादा नहीं, थोड़े टाइम के लिए ठीक है, 1-1.5 घंटा, उससे ज़्यादा नहीं कि 24 आवर या। So particularly this particular personality would fall in an introvertism. Sorry, introvert, extrovert, Ambivert. ambivert, right? So ambivert में क्या होता है? Ambivert with a dominance of introversion. तो ambivert में dominance होता है, right? तो ambivert with an dominance of introvertism. तो आपका introvertism जो है वो ज्यादा dominant होगा, जैसे मेरा है, सेम चीज है। सो आई कैन लाइक पब्लिक स्पीकिंग में 500 लोगों के सामने पब्लिक स्पीक कर सकता हूँ मैं, राइट। बट जब मैं किसी नई जगह पे जाता हूँ तो मैं बहुत रेस्ट्रिक्ट करता हूँ सामने से जाकर किसी से बात करने से। मुझे यस सर, पसंद वैसा नहीं है कि मैं अगर कोई नए लोग मिल रहे हैं तो जाके सामने हेलो हाय हाउ आर यू, ऐसा सर ऐसा नहीं होता सेम मुझसे। मेरा होता है। मेरा जब न्यू एडमिशन हुआ था, 6 मंथ मैंने किसी से बात ही नहीं की थी। सो दैट इज मोर ऑफ एन इंट्रोवर्ट, जहां पर इंट्रोवर्टिज्म जो है वो ज्यादा डोमिनेंट है, राइट। जो एक्सट्रोवर्ट बंदा होता है वो पहले दिन क्लास जाएगा तो वो सबका नाम पूछेगा जा जाके, हाय माय नेम इज दिस, आप कौन, हाय माय नेम इज दिस, आप कौन। उसको ये रहेगा कि मैं सबको जान लूं, जो एक्सट्रोवर्ट साइड जिसका डोमिनेंस होता है, राइट। इंट्रोवर्टिज्म में ये होता है कि बंदा बहुत शांत होता है, जिसका डोमिनेंस होता है। तो मुझे बहुत पसंद है कि मैं दिन के 10-12 घंटे एक जगह अकेले बैठ के काम करूं, मुझे बहुत पसंद है ये चीज। बट जहां पर जरूरत पड़ती है, जहां पर मौका होता है, वहां पर मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है कि मैं 400 500 200 लोगों के सामने भी बिंदास बात करता हूँ और सबको कनेक्ट करके बात करता हूँ। So that is what extrovertism, that is ambivert with a dominance of introvertism, and ambivert with a dominance of extrovertism भी होता है, just इसका opposite। ठीक है,
fine. Okay, I guess so. We have this last topic. Psychodynamic theories face strong criticism. ये जितना भी हमने पढ़ा है साइकोडायनेमिक थ्योरी था. साइकोडायनेमिक थ्योरी मतलब कि आपके इसके अंदर क्या क्या चल रहा है, दैट इज साइकोडायनेमिक्स. ठीक है. It faces strong criticism. The major criticism are as follows. ये मैं पढ़ दे रहा हूँ, एग्जाम में आने के चांसेस नहीं है, जस्ट इसलिए वो आपको पीपीटी में भी नहीं मिलेगा, बट क्योंकि है इसलिए अपन पढ़ देते हैं 5 मिनट लगता है बस. The theories are largely based on case studies. They lack a rigorous scientific basis. ये सारे केस स्टडीज पे काम किया हुआ है. जितना भी साइकोडायनेमिक थेरेपी है, केस स्टडीज पे काम करने के कारण साइंटिफिक रिसर्च इस पे नहीं हुई है कि ईगो और सुपर ईगो को स्पेशली साइंस ने नहीं खोजा है. केस स्टडीज हुई है जिसके बेसिस पे कॉन्सेप्ट डिजाइन हुआ है. They use small and atypical individuals as samples for advancing generalization. तो ये छोटा सैंपल लेकर उस पे रिसर्च की गई है. बट अब ये चीज अगर यूएस में है तो इंडिया में है या नहीं है, इस पे इतना रिसर्च जो है वो नहीं हुआ है. तो वो छोटे सैंपल को बोल दिया गया लेकर कि ये जनरलाइज्ड है, हर किसी के साथ यही. तो एग्जाम्पल, अभी क्लास 11th के एडमिशंस चल रहे हैं इसमें, वहां पर एक बच्चे को किसी टीचर ने बोला होगा, जो हमारे एक और साइकोलॉजी वाली टीचर है, उसने एक बच्चे ने पूछा होगा कि मैम साइकोलॉजी कैसा सब्जेक्ट है, मेरे लाइफ के ये गोल्स हैं, उसमें साइकोलॉजी हेल्प करेगा या नहीं करेगा. तो मैम ने उसको एनालाइज करके बोला कि साइकोलॉजी इज अ गुड सब्जेक्ट, बट आपके जो गोल्स हैं उसके साथ आपको टफ पड़ेगा. ठीक. उसने उस बच्चे ने जाके अपनी क्लास टीचर को बताया कि मैम ने तो बोला है कि साइकोलॉजी टफ है, और उस मैडम ने पूरी क्लास में बोल दिया कि तुम लोग साइकोलॉजी मत लेना, साइकोलॉजी इज अ टफ सब्जेक्ट. तो क्या हुआ, एक सैंपल ऑफ इंफॉर्मेशन से उन्होंने उस चीज को जनरलाइज कर दिया कि ये सबके लिए टफ है. अरे बात समझ में? यस सर. क्या लगता है आप लोगों को, साइकोलॉजी टफ सब्जेक्ट है, इजी सब्जेक्ट? स्पेसिफिकली स्पेसिफाइड है, easy. किसी के लिए टफ हो सकता है, किसी के लिए नहीं हो सकता टफ. ओके. कौन बोला इजी है? गिव मी अ पॉइंट हाउ इट इज इजी. टू नो थिंग्स, टू अंडरस्टैंड द वे ऑफ थिंकिंग, वो बहुत हेल्प करती है हमारी लाइफ में. चाहे आपका कोई गोल हो या ना हो, साइकोलॉजी है तो आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, आपका वे अच्छा होगा, थिंकिंग प्रोसेस, सब चीज़ आप अपने आप को डेवलप कर सकते हो, अपनी पर्सनालिटी को विद साइकोलॉजी. हर चीज़ में साइकोलॉजी हेल्प कर सकती है. ओके. यस लक्ष्य. सर जैसे मैथ है सर, उसके अंदर सर नंबर होता है सर, वो कई काम मतलब आएंगे काम पर सर, बेसिक लाइफ में काम नहीं आते. पर जैसे साइकोलॉजी है सर, सर वो काम आती है सर बेसिक लाइफ में सर बहुत ज्यादा. ओके. और किसी का कोई व्यू पॉइंट साइकोलॉजी सब्जेक्ट को लेकर? सर टाइम देना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है. राइट. टाइम देना पड़ता है, कंसंट्रेशन लगाना पड़ता है, फोकस देना. अगर मार्क्स स्कोर करना है तो यू हैव टू सेट एंड यू हैव टू रिमेंबर द कीवर्ड्स, नहीं तो नहीं आएंगे मार्क्स. Okay. So either you go for a life skill understanding or you go for a marks. दोनों चीजें बैलेंस भी हो सकती हैं, बट द ओनली थिंग इज हियर इज कि आपको टाइम देना पड़ेगा. एंड आई ऑलवेज से दिस कि साइकोलॉजी इज नॉट अ सब्जेक्ट, इट्स अ लाइफ स्किल. तो मार्क्स, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीवन ऑफ यू टू स्कोर 90. अगर मुझसे स्पेशली पूछा जाए तो आई विल से आपने अगर समझ लिया है, अगर आपको चीजें समझ में आती हैं, इफ यू आर स्कोरिंग 60% इज गुड, मेरे लिए काम कर लेगा. सर नीड है ना मार्क्स की, मेरे को कॉलेज चाहिए, मेरे को नीड है उन मार्क्स की. वो दैट्स कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक. आई अंडरस्टैंड कि आपको कॉलेज चाहिए, इसलिए आपको परसेंटेज चाहिए, और वहां पर हमारे एजुकेशन सिस्टम जो है वो ये बोलता है कि भैया तुम्हारा नंबर आना चाहिए, इररेस्पेक्टिव समझ में आए ना आए, नंबर आना चाहिए. मतलब सर क्रिटिसाइज मैं उसको कितना भी कर दूं, मेरे को नंबर तो लाने ही पड़ेंगे. सो आई हैव मेड पीस विद इट कि मेरे को मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे. तो पढ़ना तो है ही, समझ में कितना ही आ रहा है. दोनों जगह दोनों चीजें अपनी अपनी जगह सही हैं. So next is the concepts are not properly defined and it is difficult to submit them to the scientific testing.
बहुत अच्छे से डिफाइन नहीं हुआ है, बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं हुई है, इसलिए कोई साइंटिफिक टेस्ट नहीं हो सकता उसमें. Freud has used males as prototype of all human personality development. He overlooked female experiences and perspectives. तो इस कारण से भी साइकोडायनेमिक थेरेपीज या थ्योरीज जो हैं वो थोड़ी सी मेन ओरिएंटेड ज्यादा हैं रादर देन वुमन ओरिएंटेड. ठीक है, तो इन कारणों से जो है उसको बहुत क्रिटिसिज्म मिला और बहुत ज्यादा लोगों ने उस पर काम बाद में नहीं किया था. हालांकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उस चीज को माना गया, बाद में जब उस पर और रिसर्चेस हुई हैं तो साइकोडायनेमिक थेरेपीज को माना गया है, थ्योरीज को माना गया है, even in terms of counseling, even in terms of getting a person getting out of his or her psychological disorders, psychodynamic therapy बहुत काम आता है. बहुत इंटरेस्टिंग है साइकोडायनेमिक थेरेपी. जब हम चैप्टर 5 पढ़ेंगे ना, सो तुम आपके सीनियर्स की जो अभी सीवीटी क्लास चल रही है उस पे एक एक चैप्टर हमने एक एक दिन में खत्म किया है, मतलब 2-2 घंटे में खत्म किया है. सिर्फ साइकोडायनेमिक थेरेपी 2.5 घंटे चली थी, एक दिन एक टॉपिक 2.5 घंटे चला था. वो इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है. बट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भैया कॉन्शियसनेस क्या होता है, अनकॉन्शियसनेस क्या होता है, ड्रीम्स क्या होते हैं, ड्रीम्स कैसे बताते हैं आपको कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या अनफुलफिल्ड डिजायर्स हैं, ड्रीम्स को कैसे इवैल्यूएट किया जाता है, फ्री एसोसिएशन कैसे होता है, आपके अंदर क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कनेक्शन आपके ड्रीम्स के साथ कैसे है, उसको कैसे समझा जा सकता है. और ड्रीम्स जो होते हैं वो आपके डायरेक्ट नहीं होते हैं, इनडायरेक्ट आपको क्यों बताता है इनडायरेक्ट. ठीक है, तो ड्रीम्स कभी भी डायरेक्ट नहीं होते, इनडायरेक्ट होते हैं. उसके पीछे एक रीजन है, वो रीजन हम पढ़ेंगे जब हम साइकोडायनेमिक थेरेपी पढ़ेंगे. हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, बट विल ट्राई टू टच ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक एज वेल. राइट, सो दैट्स इट फॉर द डे. टुमारो विल कवर दिस चैप्टर इंटायर. नहीं, कल नहीं होगा. ऑन मंडे, संडे, आई टेल यू संडे का क्या स्ट्रक्चर है. अगर हो पाएगा तो विल कवर संडे एज वेल. 2-3 क्लास में खत्म हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट वीक ही खत्म हो जाएगा चैप्टर. ठीक है. सर अब आप 8 o'clock वाला टाइमिंग वापस